हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये सीएपीएफ एसी के लिए और सीडीएस इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, ये सारे जो एग्जाम होते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, सारे के लिए पॉलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज है, जिसमें आज हम लोग अटॉर्नी जनरल और सीएजी कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है उस सारे को कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अभी हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। इसके साथ ही आप सारे क्लासेस के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज दिए जाते हैं जो आपके एग्जाम जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं सारे जगहों पर जाने के लिए। तो चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके पास, भारत के महान न्यायवादी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब जो पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज का सीरीज मेरा नहीं देखे हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको जाके 1-2 लेकर के 86 तक वीडियो को देखिए। आप बहुत ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, मोस्टली 7 मिनट का 8 मिनट का वीडियोस होता है। बेसिक आपको सारे पॉलिटी के बात पता चल जाएंगे उसमें। इसके बाद आप मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन में आइएगा, क्योंकि ये सब बहुत डिफिकल्ट सेशन है। ये डायरेक्ट यूपीएससी जो एग्जाम लेती है मैंने उसी पे सारे क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। तो ये आपको स्टार्टिंग में हो सकता है कि दिक्कत करे, लेकिन अगर आप बेसिक चीजें को जानते हैं तो फिर आप इसमें आराम से अटेम्प्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कथन पे विचार कीजिए अटॉर्नी जनरल के विषय में। जो क्वेश्चन है आपके पास उसमें तो पहला है कि वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा। दूसरा है उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती है। और दूसरा है कि उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। और चौथा है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जाता है। इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है कि सही क्या है इसमें। तो पहले मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 76 बोलता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। आर्टिकल 76 बोलता है कि एक एजी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे और भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही वो अपने जो उसका ड्यूटी है उसको कंटिन्यू करेगा। दूसरी बात है कि भाई हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी जनरल आदमी को तो नियुक्त कर नहीं सकते हैं, तो उसमें एलिजिबिलिटी वो होनी चाहिए जो एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए होता है। और पिछले वाले वीडियोस में ही हम लोगों ने ये कवर किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की एलिजिबिलिटी क्या होती है। हम अपने पूरे जुडिशियरी को कवर किए हैं, तो वहां से ये आपको हेल्प कर देगा पता करने के लिए। बाकी अगर सारे चीज को वीडियोस में एक्सप्लेन करने लगे तो वीडियोस इतना लंबा होगा कि आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय जो एपेक्स कोर्ट है उसके जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उनसे उनका जो एलिजिबिलिटी होता है सेम इक्वल होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन इनके पोस्ट के लिए ये कहीं से एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य होने चाहिए, तभी उनको इस पोस्ट पे रखा जाएगा। और तीसरा और चौथा बात जो ये है कि महाभियोग लगा करके उन्हें हटाया जाएगा, तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं यहाँ पे, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे उन्हें कंटिन्यू करवा सकते हैं उनके पोस्ट को। ठीक है, ये कहीं मेंशन नहीं किया गया होगा कि कब तक वो अपने पोस्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 मीन्स ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है। अब सारी बात समझने के बाद आते हैं हम लोग कि भाई ये अपने जो एजी साहब होंगे, अटॉर्नी जनरल साहब, इनका काम क्या होगा, ये क्या काम करेंगे भाई। ऑलरेडी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सरकार वहां पे जाती है, आर्टिकल 131 है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर की वो प्राइमरी लेवल का मैटर लेकर के आता है स्टेट और सेंटर के रिलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ये सारी चीजें हैं। तो फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जरूरत है क्यों। तो इसलिए है कि भारत सरकार का अगर कोई मैटर फंसता है तो भारत सरकार की तरफ से जो विधि का काम करता है, जो एक वकील का काम करता है, वो कौन होता है, तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। वही भारत सरकार का पक्ष रखेगा न्यायालय में। ठीक है, तो भारत का जो मुख्य विधि परामर्शदाता होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, इसको आप एजी कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लोग आंसर मारता है, इसका गलत है। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे सीजेआई, वो यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि सीजेआई
अपने पोस्ट को कंटिन्यू करते हैं। भारत सरकार के लिए वो कोई एक्स्ट्रा चीज ला करके नहीं रख सकते। भारत सरकार की वो अगर बोले तो उनसे रिलेटेड जो मैटर होगा उसमें केवल भारत सरकार का पक्ष रख के ही वो जजमेंट नहीं सुना सकते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक अपना पोस्ट रखा जिसको हम लोग एजी बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का पक्ष रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महान्यायवादी को भारत के किस न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है? तो अब आर्टिकल 88 पे आप आ जाइएगा। आर्टिकल 88 पे जैसे ही आप आइएगा तो इसमें देखिएगा कि आर्टिकल 88 ये बोलता है कि जो हमारे एजी होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनको संसद के किसी भी सदन में जाकर के वहां पे अपना स्पीच देने का पावर होता है। इसके साथ ही उनको वोटिंग करने का पावर नहीं होता है। ठीक है, चाहे वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमिटीज हो या फिर पार्लियामेंट का कोई भी सेशन चल रहा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कहीं भी जाकर के वो अपना वक्तव्य दे सकते हैं। इसके लिए उनको कोई रोक टोक नहीं होता है। सेम उसी तरीके से महान्यायवादी जो होते हैं ना, उनको भारत के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, कहीं भी जाकर के वो वहां पे उपस्थित हो सकते हैं। वहां पे कोई ऐसा जजमेंट हो जिसको वो सुना सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सभी न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन लेता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़े से चेंज करके मैं लाता हूं यहाँ पर कि आपके लिए अगर सेम क्वेश्चन को मैं टाइप कर दूं यहाँ पे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ क्वेश्चन को जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस करने के बाद आपको वहीं पे कंफ्यूजन होता है और उसी कंफ्यूजन को यहाँ पे हम लोग क्रीज पे गलती करते हैं। वहां पे जब हम लोग वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे तो पिच पे गलती नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोग क्रीज पे गलती करते हैं। तो आते हैं यहाँ पे, वो भारत सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। राइट आंसर, भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी ही होता है। भारत सरकार का अगर कोई ऐसा मैटर आता है विधि का, तो भारत सरकार की तरफ से जो पक्ष रखता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, एजी होता है। इसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। राइट है। उसे संसद में बोलने और मत देने का अधिकार होता है। बस इसको यहीं पे क्वेश्चन फंस गया आपका। मत देने का अधिकार तो है नहीं इनको। ठीक है, वो ना तो निर्णायक मत दे सकते हैं, ना ही जनरल वो वोट में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अगर कोई मैटर आता है किसी बिल के ऊपर वोटिंग करना हो तो, लेकिन किसी भी सेशन में, चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, या फिर वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमिटीज बैठा हो, कहीं भी होगा, उसमें वो जाकर के अपना वक्तव्य जरूर दे सकते हैं। लेकिन ये जो मत देने का अधिकार है ये उनके पास नहीं है। आते हैं नेक्स्ट में कि उनके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए। बस यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका फंसा। उच्च न्यायालय नहीं, ये हो गया आपका उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट, जो भी आप बोलिए। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट होता है। तो यहाँ पे फंसेगा आपका क्वेश्चन। 3 और 4 जो ऑप्शन है वो गलत है। राइट आंसर इसका 1 और 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क में है। बहुत सिंपल वे में हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपका सेशन बनाया गया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे जुड़िए। साथ ही टेलीग्राम से जाकर के आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, आप बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ ही आपको क्विजेस मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका फायदा उठाइए, क्योंकि ये सारे कंटेंट जो है वो आपको पेड कोर्स में मिलते हैं। अगर जाकर के आप कहीं पे पेड कोर्स लेते हैं तो ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी हिंदी में कंटेंट अवेलेबल करवाता हूँ, जो पूरे यूट्यूब का पहला चैनल है जो सीएपीएफ के लिए हिंदी में कंटेंट अवेलेबल करवाता है। बिल्कुल चैनल के साथ जुड़िए आप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संसद को किस एक को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है? मतलब पद से हटाने का अधिकार अगर देखा जाए तो किसको नहीं है? संसद किसको पद से नहीं हटा सकती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को संसद पद से नहीं हटा सकती है। बाकी लोक लेखा परीक्षक की अगर हम बात करते हैं, सीएजी की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो इनको जब भी हम हटाएंगे तो वही प्रोसेस लगाएंगे जो एक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जो महाभियोग, जो इम्पीचमेंट लगता है, वही इम्पीचमेंट इनके ऊपर लगेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए भी इक्वल इम्पीचमेंट आता है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए भी इम्पीचमेंट होता है, जो 124 के 4 में मेंशन किया गया हुआ है आर्टिकल के। ठीक है, ये आता है आपका इक्वल। लेकिन ये जो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है, इनके ऊपर संसद कोई डिसीजन नहीं ले सकती है, इसलिए राइट आंसर इसका आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अब एक हमारे पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाते हैं, इसके साथ ही क्या होता है कि एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है और इनको हेल्प करने के लिए 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, तो एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 2 इधर और एक 3। पूरा जो अगर इनके हम बंडल को देखें तो ये 3 ग्रुप में होते हैं, जिसमें एक आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है जो अभी प्रेजेंट में तुषार मेहता है, और 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है?
ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ होमवर्क बहुत दिए जाते हैं। अगर आप सेशन में कंटिन्यू है तो होमवर्क का फायदा उठाइए, और ये आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी आपका इंपॉर्टेंट सेशन है और जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये होमवर्क है आपका कि 2 सॉलिसिटर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का नाम क्या है, ये आप कमेंट कीजिए हमको। बाकी एक सॉलिसिटर जनरल जो है वो अभी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये हमारे तुषार मेहता है एट प्रेजेंट में, तो एक अटॉर्नी जनरल इंडिया होंगे, इनके हेल्प के लिए एक सॉलिसिटर और 2 एडिशनल सॉलिसिटर होंगे। तो ये जो सॉलिसिटर होगा ये क्या होगा, क्या वो प्रशासनिक अधिकारी होगा, न्यायिक सलाहकार होगा, प्रधानमंत्री का सलाहकार होगा, या फिर राष्ट्रपति का सलाहकार होगा? का जो राइट आंसर होगा वो न्यायिक ही सलाहकार होगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होगा उसके हेल्प करने के लिए अगर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का अगर हम बात कर दे तो ये फिर न्यायिक से ही रिलेटेड होगा, न कि ये राष्ट्रपति को स्पेशल जो है एडवाइजरी करने के लिए आएगा। राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के महान्यायवादी किसी भी संसदीय समिति के सदस्य हो सकते हैं। दूसरा है भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। और तीसरा है कि महान्यायवादी के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए। अब एक कंफ्यूजन दूर करते हैं हम आपका, कि भारत के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे इनको प्राइवेट जो पेशा होता है, ठीक है, इनका जो प्राइवेट पेशा है इसके ऊपर संसद के तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया हुआ है। तो एक लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या होगा कि अगर ये भारत के एजी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, तो ये भारत सरकार के विरुद्ध ऐसे कोई भी केस जो होगा उसके विपक्ष में ये जाकर के न्यायालय नहीं जा सकते हैं ये, ठीक है, ये न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये भारत सरकार का ही पक्ष रखेंगे जब रखेंगे तो। बाकी इनको अपने प्राइवेट पेशा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो ये चाहे तो संसदीय समिति के सदस्य हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संसदीय समिति पार्लियामेंट कमिटीज जो होते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, बेसिक है, आप पॉलिटी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज सीरीज के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देखिए, बहुत हेल्प करेगा आपको। दूसरा है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन के कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल सही। आर्टिकल 88 ये बोलता है कि हमारे जो एजी साहब होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होंगे, आर्टिकल 88 बोलता है कि वो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं देंगे भाई साहब, क्योंकि उनको वोट देने का यहाँ पे पावर नहीं है। बाकी चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, लोअर हाउस हो, अपर हाउस हो, या फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी हो, सारे में बैठेंगे वो और यहाँ पे अपना वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे वो, और न ही निर्णायक वोट देंगे। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा, महान्यायवादी के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता मान्य है, ये भी ऑप्शन सही है। इसलिए इसका राइट आंसर हम लोग 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर घ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, महान्यायवादी की सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। महान्यायवादी की सहायता के लिए मैंने पहले भी इसको डिस्क्राइब कर दिया, बहुत एक सॉलिसिटर और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर होते हैं। होमवर्क में आपको मिला है कि एक सॉलिसिटर का नाम, आपको सॉलिसिटर जो है उनका नाम है तुषार मेहता, और एडिशनल सॉलिसिटर जो है उनका नाम क्या है दोनों का, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हेल्प करेगा आपको आपके नॉलेज को बूस्टअप करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, महान्यायवादी पद बने रहते हैं। पहले में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पे बने रहते हैं, मतलब कि अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन करने वाला कोई काम नहीं किया है, या फिर ऐसा कोई काम नहीं किया है जो इंडिया के इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी या फिर कुछ ऐसे चीज को प्रमोट करता हो, तो फिर ये अपने पद पे तब तक चाहेंगे कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहें, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपने पद पे बने रहते हैं। राष्ट्रपति अगर आज से बोलेंगे कि के वेणुगोपाल आज से महान्यायवादी नहीं होंगे इंडिया के, तो आज से महान्यायवादी नहीं होंगे, इसके लिए रिजोल्यूशन लाने की, इसके लिए इम्पीचमेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर इसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाने की कोई खासी जरूरत नहीं होती है। तो राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। अब हम लोग आ गए हैं सीएजी के ऊपर, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार की जितनी वित्तीय लेखांकन होती है वो सारे के ऊपर जो लास्ट में फाइनल स्टाम्प लगा करके देता है अगर कोई, तो वो देता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कि भाई आपने जो ये जो आपका निधि है, जो आपका पूरे भारत सरकार का जो एक आप समझिए कि संचित निधि है, उस संचित निधि से जो पैसा निकाला गया है,
जो पैसा निकाला गया वो उचित काम के लिए खर्च हुआ है या नहीं, या फिर राज्य सरकार के लिए जो पैसे निकाले गए हैं वो उचित काम के लिए खर्च हुए हैं कि नहीं, ये सारा काम कौन करता है? तो ये कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन कैबिनेट के सलाह के अनुसार होती है। ठीक है, कैबिनेट के सलाह के अनुसार होती है इसकी नियुक्ति, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति के थ्रू ही होती है। बाकी इम्पीचमेंट का प्रोसीजर इनके ऊपर होता है और ये कंटिन्यू कर सकते हैं अपने कार्यकाल को 6 वर्ष के लिए, अदरवाइज 65 वर्ष के लिए। अगर ये 6 वर्ष तक कंटिन्यू करते हैं तो फिर ये हटेंगे, अदरवाइज इनका एज 65 वर्ष हो जाए तो हटेंगे। या फिर अगर इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा दिया जाता है सेम इक्वल प्रोसीजर में, जैसे कि भारत के सीजेआई के ऊपर लगता है या फिर किसी भी न्यायाधीश के ऊपर लगता है, सेम तरीके से अगर इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा दिया जाए तो ये अपने पद से हट सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की सेवानिवृत्ति होती है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु पूरी होने पे। राइट आंसर आपका क हो जाएगा। मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर पहला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में मेंशन किया गया हुआ है, इसको से कर लीजिएगा। तो इसमें आर्टिकल 148 से लेकर के 151 ये बोलता है कि भारत के एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे, और बाकी इससे कंटिन्यू करके आप 151 तक जाइएगा तो इनके सारे जो टर्म कंडीशन, इनके वर्क, इनके ओथ से रिलेटेड जो भी चीज है वो सारे आपको यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे 148 से लेकर के 151 के बीच में। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दूसरा आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये 5 नहीं 6 वर्ष तक कंटिन्यू करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तीसरा ऑप्शन आपको बोलता है कि वह केवल महाभियोग द्वारा हटाए जा सकते हैं। राइट आंसर, भारत के संचित निधि से लिया गया केंद्र राज्य के व्यय की जांच करता है। बिल्कुल, भारत के संचित निधि से लिया गया जो भी खर्च होता है किया गया, उसका जो जांच करता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। तो राइट आंसर 1, 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, क्योंकि हमारे जो सीए कैग जो होता है ये जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण नहीं करता है। राष्ट्रपति इसको नियुक्त जरूर करते हैं, लेकिन इनको जो हटाने का प्रोसीजर होता है वो संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर ख देखते हैं कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रहने के पश्चात भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं रहते हैं। जैसे ही वो अपने पद से हटते हैं तो फिर वो भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के कोई भी पद पे वो नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ग देखते हैं कि उनके सीएजी का वेतन वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित होता है। बिल्कुल गलत, संसद के द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सीएजी संघ के लेखक रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। ये लोकसभा अध्यक्ष को नहीं, राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ भी आपका गलत हो गया। और ये वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित नहीं होता है। इनका वेतन जो होता है वो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, जो चेयरमैन, उनके इक्वल में होता है सीएजी का वेतन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग और ऑप्शन नंबर घ
राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे, और ये प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपति को, और राज्य के मामले में ये प्रस्तुत करेंगे राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल को ये प्रस्तुत करेंगे। तो ये आर्टिकल 151 के थ्रू ये प्रस्तुत करते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख। तो ये था फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को जितना हो सके शेयर कीजिए। इसके साथ ही आप स्टडी स्प्रिंग से सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा, और साथ ही आप फ्री क्विज का मजा स्टडी स्प्रिंग पे ले सकते हैं, और YouTube सेशन पे यहाँ पे आप लाइव चैट कर सकते हैं हमसे। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें आज हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और CAG के बारे में जो इंपॉर्टेंट MCQs है उसको कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।